नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। प्रीवियस क्लास में हमने नोज की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को डिस्कस किया। आज हम नोज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं और सबसे पहला जो डिसऑर्डर है आज हमारे सामने, दैट इज डेविएटेड नेजल सेप्टम। देखिएगा डियर, एक चीज हम सभी जानते हैं कि नोज का जो सेप्टम होता है, इट इज बेसिकली सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ नेजल कैविटी। नोज का सेप्टम बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर ये अपनी जगह से डेविएट हो जाए, अगर इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाए, ये राइट में, लेफ्ट में या इधर उधर कहीं पे भी खिसक जाए, तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? उस घटना को डीएनएस के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं, इफ देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन alignment of nasal septum। नेजल सेप्टम का जो अलाइनमेंट है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए, विच इज सिचुएटेड, जो बेसिकली कहां होता है, विच इज सिचुएटेड एट सेंटर नॉर्मली, जो कि नॉर्मली कहां सिचुएटेड होता है? सेंटर में होता है। अगर सेंटर में सिचुएटेड नेजल सेप्टम, जी हाँ, अगर सेंटर में सिचुएटेड नेजल सेप्टम किसी एक साइड में डेविएट हो जाता है, घूम जाता है, तो उस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? उसे डेविएटेड नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं। सिंपल सा जैसा वर्ड है वैसी की वैसी इसकी डेफिनेशन है। क्लियर है? अब काम की चीज सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि साहब डेविएटेड नेजल सेप्टम कितने टाइप्स के होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनएस? डेविएटेड नेजल सेप्टम को शॉर्ट में एग्जामिनर डीएनएस बोलता है। तो डीएनएस के कितने टाइप्स होते हैं देख लेते हैं बेटा जी। एक इमेज से क्लियर हो जाएगा कि डीएनएस के कितने टाइप्स होते हैं। ये देखिएगा, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनएस। ये डीएनएस के अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले ये रहा हमारे सामने, बिल्कुल सेंटर में नॉर्मल नेजल सेप्टम है। अगर घूम गया तो इसे सी शेप्ड डेविएशन कहा जाएगा। पहला टाइप होता है सी शेप का। द फर्स्ट कैटेगरी इज सी शेप्ड नेजल डेविएशन। दूसरे में देखिएगा, अगर ये एस शेप में घूम जाता है, द सेकंड वेराइटी इज एस शेप्ड नेजल डेविएशन। एक हो गया सी शेप, एक हो गया एस शेप। तीसरा देखिएगा बेटा जी, ये जो नेजल सेप्टम है ये बिल्कुल सेंटर में रहता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है। केवल एंटीरियर पार्ट डिसलोकेट होता है, जिसे कोडेड पार्ट कहते हैं, जिसे कोडेड सेप्टम कहा जाता है। जो सबसे आगे वाला सेप्टम है, जो कोडेड सेप्टम है, केवल वो अपनी जगह से हिलता है। तो थर्ड कैटेगरी होगी आपकी डिसलोकेशन ऑफ कोडेड सेप्टम, जिसे एक और नाम से एंटीरियर सेप्टल डिसलोकेशन भी कहते हैं। इट इज नोन एज एंटीरियर सेप्टल डिसलोकेशन। इसे एंटीरियर सेप्टल डिसलोकेशन भी कहा जाता है। तो बेसिक जी याद रखिएगा बेटा जी, तीन टाइप का हो गया। एक हो गया सी शेप, एक हो गया एस शेप, एक केवल एंटीरियर साइड से डिसलोकेट हो गया तो उसे कोडल सेप्टल डिसलोकेशन या फिर उसे एंटीरियर सेप्टल डेविएशन या डिसलोकेशन कहा जाता है। फोर्थ, अगर पॉकेट बन जाती है, अगर सेप्टम के अंदर देखिएगा, यहां पीछे से स्ट्रेट है, आगे से स्ट्रेट है, बीच में से मुड़ने से एक पॉकेट बन गई है, तो इस पॉकेट को कहा जाता है स्पूर या पॉकेट। तो अगला वैरायटी जो होती है, फोर्थ वैरायटी, दैट इज सेप्टल स्पूर, दैट इज सेप्टल स्पूर, SPUR स्पूर और पॉकेट। सेप्टल स्पूर और पॉकेट, ये फोर्थ वैरायटी होती है। सेप्टल स्पूर या पॉकेट, ये फोर्थ वैरायटी होती है। और लास्ट जो वैरायटीज होती है बेटा जी, लास्ट जो वैरायटी होती है वो इसका थिक हो जाना, मोटा हो जाना, एडिमेटस हो जाना। तो इडेमेटस नेजल सेप्टम या थिकंड नेजल सेप्टम, यूं करके बेसिकली 5 टाइम्स के होते हैं। एक होता है सी शेप, एक होता है एस शेप, एक के अंदर स्पूर बन जाता है, पॉकेट बन जाता है, एक कोडल डेविएशन हो जाता है और एक पूरा स्वालो हो जाता है, जिसे थिकंड नेजल डेविएशन कहा जाता है। क्लियर है? ये 5 टाइम्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर अगर ये 5 टाइप्स के हैं तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे? नेजल सेप्टम डेविएशन के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स फील करने पड़ेंगे? चलिएगा, 5 टाइम्स के आप सभी को पता चल गए होंगे। द फर्स्ट टाइप इज सी शेप, द सेकंड वन इज एस शेप, द थर्ड वन इज सेप्टल स्पूर या पॉकेट,
द फोर्थ वन इज anterior dislocation, and the fifth one is edematous nasal septum. ये 5 वेराइटीज हो गई है। अब क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे अगर ये सेप्टल डिफिकल्टीज हो गई है तो? जहां तक बात क्लिनिकल फीचर की है, अभी सभी के सेंटर में नोज है, इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि सेंटर में। अगर ये डेविएट हो जाए, राइट लेफ्ट टेढ़ा मेढ़ा घूम जाए, तो बताइए नॉर्मल होगा या डिफॉर्मिटी पैदा हो जाएगी? बिल्कुल सही कहा, सबसे कार्डिनल फीचर होता है नेजल डिफॉर्मिटी। जी हाँ, द मोस्ट कार्डिनल क्लिनिकल फीचर इज नेजल डिफॉर्मिटी। ये मोस्ट वाइटल क्लिनिकल फीचर होता है, मोस्ट वाइटल क्लिनिकल फीचर। सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर यही होता है कि नोज की शेप चेंज हो जाती है। नोज जो प्यारा सा बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, वो नोज डेविएट हो जाता है, एक साइड में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। दूसरा, जब नोज टेढ़ा मेढ़ा होगा, इट मींस नेजल कैविटी टेढ़ी मेढ़ी होगी, इट मींस म्यूकोजा टेढ़ी मेढ़ी होगी, म्यूकोजा इरिटेट हो सकती है, डैमेज हो सकती है। बिल्कुल सही कहा, पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आएंगे राइनाइटिस के। जी हाँ, पेशेंट में राइनाइटिस वाले सिम्टम्स आने लग जाएंगे। राइनाइटिस बोले तो पेशेंट को स्नीजिंग होगी, एक्सेसिव छींक आएगी, राइनोरिया होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा जबरदस्त, नेजल म्यूकस भारी मात्रा के अंदर बाहर आएगा, याद रखिएगा। और प्लस अगर ट्रोमा हो गया है तो पेशेंट को हो सकता है एपिस्टेक्सिस। द पेशेंट में कंप्लेन्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीड। अगर किसी का नेजल सेप्टम टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो जब टेढ़ा हुआ है तो ट्रोमा लगा होगा, यानी कैपिलरीज डैमेज हुई होगी, तो एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नेजल डिफॉर्मिटी हो सकती है और राइनाइटिस हो सकता है। और ये लिखने के लिए बता दिया, राइनाइटिस के जितने भी क्लिनिकल फीचर होंगे वो सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन मोस्ट वाइटल डिफॉर्मिटी के नाम से क्वेश्चन आएगा। और मोस्ट वाइटल डिफॉर्मिटी कौन होती है बेटा जी? नेजल डिफॉर्मिटी मोस्ट वाइटल क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन निकल के आता है कि आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हाउ विल यू डायग्नोस दिस? अगर किसी का सेप्टम डेविएट हो गया तो कैसे डायग्नोस करेंगे? चलिए, अगर डायग्नोसिस से क्वेश्चन पूछ ले तो क्लियर कर देते हैं हम डायग्नोसिस से। सुनिएगा डियर, अगर डायग्नोसिस से क्वेश्चन आ जाता है तो पहली चीज तो क्लियर कट दिख ही रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन में, विजुअल इंस्पेक्शन में ही दिख रहा है। लेकिन हाँ, अंदर से देखना हो, सर हमें तो अंदर से चेक करना है, बिल्कुल सही कहा। तो हमने पहला ही बना दिया नेजल कैविटी एग्जामिनेशन, कि नेजल कैविटी का अंदर जाके एग्जामिनेशन करना, नेजल कैविटी एग्जामिनेशन। और नेजल कैविटी एग्जामिनेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उससे कहा जाता है नेजल स्पेकुलम, that is known as nasal speculum। नेजुल स्पेकुलम, नेजल कैविटी को विजुलाइज करने के काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को नेजल स्पेकुलम कहा जाता है। अब नेजल स्पेकुलम से क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं आपको नेजल स्पेकुलम भी दिखा देता हूं। ये देखिएगा, पहला बिल्कुल चिमटी जैसा, ये वाले जो दोनों पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन को यहां नेजल कैविटी में प्रोब को डाल देते हैं, फिर ये स्प्रिंग की तरह उस नेजल कैविटी को डायलेट कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, जिससे आसानी से अंदर विजुलाइज हो सकता है। ये दोनों प्रोब नेजल कैविटी में डाल दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है थुडिकम नेजल स्पेकुलम। दिस इज थुडिकम नेजल स्पेकुलम। नेजल स्पेकुलम तो है, लेकिन कौन सा है? थुडिकम नेजल स्पेकुलम है। जैसे हमारी नीचे से ठुड्डी है गोल शेप की, ऐसे गोल शेप का नीचे से ये ऊपर नोज है, ऊपर दो नोज हो गई, नीचे ठुड्डी होगी, इसलिए इसका नाम हो गया थुडिकम नेजल स्पेकुलम। क्लियर है जी? चलिएगा नेक्स्ट। एक और होता है, ऐसा खतरनाक है कि किसी के मारो तो आप किल कर दो, उसे मार दो, इतना आगे से तीखा होता है। ये वाला हिस्सा नोज में डाला जाता है और उसके बाद प्रोब को जैसे ही स्क्वीज करते हैं तो ये यहां से प्रोब चौड़ा होता है और दोनों हिस्से यूं फैला दिए जाते हैं। क्लियर है? इसे कहा जाता है कीलियन नेजल स्पेकुलम। दिस इज कीलियन नेजल स्पेकुलम। तो दो स्पेकुलम हमें याद करने के हुए, एक हो गया थुडिकम नेजल स्पेकुलम और दूसरा हो गया कीलियन नेजल स्पेकुलम। इज इट क्लियर? चलिएगा, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की।
डायग्नोसिस में एक टेस्ट और देखिएगा डियर, हमने कहा कि इस पे इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे बेटा जी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे, खैर उनका नाम भी बता देते हैं। नेजल स्पेकुलम, एक तो लिया जाएगा थुडिकम जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और दूसरा कीलियन, यहां से बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर, तो अगला बात आती है डायग्नोसिस के अंदर ही दूसरा डायग्नोसिस है कोटल्स एग्जामिनेशन। कोटल्स एग्जामिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। देखिएगा कब किया जाता है, व्हाट इज द पर्पज, इसका पर्पज होता है टू डिटेक्ट नेजल कंजेशन, नोज में कंजेशन है या नहीं है, या इनडायरेक्टली बोलूं तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नोज के एक खास साइड में ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, या मैं बोलूं नेजल डेविएशन कि किसी खास साइड में सेप्टम डेविएट हुआ है या नहीं हुआ है। ये टेस्ट का मेन मकसद होता है। देखिए कैसे करते हैं बेसिकली ये टेस्ट, कि पेशेंट के जो एग्जामिनर है वो अपने डोमिनेंट हैंड की 2 फिंगर्स चीक पे रखेगा, और चीक पे रखने के बाद वो स्किन को साइड में खींचेगा, चीक पे रखने के बाद स्किन को साइड में खींचेगा। तो जब स्किन को खींचेगा तो ऑब्वियसली बात है नोज से भी स्किन खींचेगी, यानी कुल मिला के उस साइड की नोज खींचेगी, यानी वो नेजल कैविटी खींचेगी। अगर ऐसा खींचने से आराम से सांस आने लग जाती है, या डिस्निया दूर हो जाता है, ब्रीथिंग इजी हो जाती है, इसका मतलब इतनी देर तक उस नोज उस साइड में नेजल कैविटी में क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन था। अगर खींचने से सांस आराम से आने लग जाती है, इसका मतलब खींचने से वो नेजल कैविटी खींचने से ओपन हुई है, इतनी देर तक ब्लॉक थी। इससे पता चल जाता है कौन सी साइड में ब्लॉकेज है। तो किस साइड में ब्लॉकेज है उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कोटल्स एग्जामिनेशन किया जाता है, और इससे भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये देखिएगा सिंपल सी ऐसी सी एक इमेज आएगी, ऐसी सिंपल इमेज आएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा। ये देखिएगा एक फेस है जिसकी चीक को अपनी 2 फिंगर से पकड़ के लेटरली खींचा जा रहा है, मीडियली नहीं लेटरली खींचा जा सकता है। बारी बारी दोनों साइड चीक के लिए करते हैं, एक बार लेफ्ट के लिए करते हैं, दूसरी बार कौन से चीक के लिए करते हैं, दूसरी बार राइट चीक के लिए करते हैं। बेटा जी ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? ऐसा करने से अगर पेशेंट को ब्रीथिंग में आराम आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि उस साइड ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके डियर, चलिए तो मेंशन कर लेते हैं इसके बारे में भी। किया जाने वाले टेस्ट का नाम होगा कोटल टेस्ट। मेन पर्पज होता है कि किस साइड में नेजल कंजेशन, ऑब्स्ट्रक्शन या डेविएशन है उसका पता लगाना। और कैसे करते हैं, मेथड भी लिख दीजिएगा। पुट फिंगर्स एट क्लाइंट्स चीक, फिंगर्स को क्लाइंट की चीक पे रखना है। देन पुल लेटरली, इसके बाद पुल करना है लेटरली। इफ क्लाइंट एक्सप्लेन्स रिलीफ इन ब्रीथिंग, अगर क्लाइंट कहता है कि उससे सांस लेने में आराम आ गया है, इसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है और उस साइड ऑब्स्ट्रक्शन था, ऑब्स्ट्रक्शन साइड। जिस साइड आपने पुल किया वही ऑब्स्ट्रक्शन साइड है, ये टेस्ट पॉजिटिव इंडिकेट करता है, पेशेंट को ब्रीथिंग में आराम आ जाता है। अगर खींचने से आराम नहीं आता है, इट मींस कि उस साइड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, याद रखिएगा ऑपोजिट साइड में होगा। तो इस तरह ये कोटल टेस्ट होता है जिसको किया जाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि आप किस तरह इस केस को मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट, तो पहला तो याद रखिएगा बेटा जी, मैनिपुलेशन से ठीक हो जाती है। मैक्सिमम केसेज हल्के फुल्के जो होते हैं वो मैनिपुलेशन से करेक्ट हो जाते हैं। मैनिपुलेशन यानी मैनुअल करेक्शन, ठीक है। वो ग्लव्स पहनते हैं, गोज बीज लेते हैं, जेली लगाते हैं, डॉक्टर अपने हाथों से प्रेशराइज करके और नोज को सेट कर देता है। तो या तो इसे मैनिपुलेशन से ठीक कर देते हैं, लेकिन अगर मामला सीवियर हो तो याद रखेगा डियर क्या करनी पड़ेगी, तो सर्जरी करनी पड़ेगी। और सेप्टम को ठीक करने वाली सर्जरी को सेप्टोप्लास्टी कहा जाता है।
सेप्टम को ठीक करने वाली सर्जरी को क्या कहते हैं? सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। अगर कल को कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सेप्टोप्लास्टी, तो आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? सेप्टोप्लास्टी मींस करेक्शन ऑफ डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम को सर्जरी करके ठीक करना क्या कहलाता है? सेप्टोप्लास्टी कहलाता है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक टर्म और क्लियर कर देता हूं, दैट इज राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी जिसे नोज जॉब भी कहा जाता है, और इजी कर दूं जिसे नेजल रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। नेजल रिकंस्ट्रक्शन, राइनोप्लास्टी, नोज जॉब या नेजल रिकंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? तो गौर से सुनिएगा डियर। बहुत सारे मूवी एक्टर्स को आपने देखा होगा कि वो बहुत बार अपने नोज की सर्जरी करा लेते हैं थोड़ा और सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। आज से 20 साल पहले कैसे ही नोज को प्राइम माना जाता था, आज अगर पैटर्न चेंज हो गया तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग अपने नोज को कर लेते हैं। ये चीज कहलाती है राइनोप्लास्टी, यानी यूजुअली कॉस्मेटिक पर्पज से, सुंदरता के पर्पज से नोज की सर्जरी करवाना, उस घटना को क्या कहते हैं? राइनोप्लास्टी कहते हैं। हाँ, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में भी नोज टूट फूट गया और अब सर्जरी करा रहा तो भी राइनोप्लास्टी, वो सुंदरता के लिए नहीं है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा नेजल रिकंस्ट्रक्शन, चाहे आप कॉस्मेटिक पर्पज से करो चाहे किसी और पर्पज से, अगर नोज का रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, पूरा नाक दोबारा क्रिएट किया जा रहा है, तो उस घटना को राइनोप्लास्टी कहा जाता है। डीएनएस के लिए राइनोप्लास्टी नहीं करते, डीएनएस के लिए क्या करते हैं? सेप्टोप्लास्टी करते हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। सबसे पहला, सेप्टोप्लास्टी कब की जानी चाहिए? सेप्टोप्लास्टी की एज, सेप्टोप्लास्टी यूजुअली आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ एज। सेप्टोप्लास्टी कब की जानी चाहिए? 17 ईयर्स ऑफ एज के बाद में, यूजुअली आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ एज। 17 साल की उम्र के बाद सेप्टोप्लास्टी की जानी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? देखिएगा डियर, अगर आप सेप्टोप्लास्टी 17 साल की उम्र के बाद करते हैं तब तक नेजल स्केलेटल पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है। टिल देन nasal skeletal is fully developed. Till then nasal skeleton is fully developed. तब तक नेजल स्केलेटन पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है। अगर मान लीजिए आपने एक फिक्स एज ग्रुप से पहले ही सर्जरी कर दी तो क्या होगा? तो ये होगा कि सर्जरी करने के बाद एक साइड से ग्रोथ होती जाएगी, उसके बाद और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा नाक। तो जब एक बार नेचर अपना प्रोसेस रोक दे, नेचर को जितनी ग्रोथ करानी है नेजल स्केलेटन की करवा के रोक दे, उसके बाद सेप्टोप्लास्टी की जाती है ताकि फ्यूचर में दोबारा ना करना पड़ जाए। इज इट क्लियर? चलिए, तो 17 साल के बेसिकली बाद में सेप्टोप्लास्टी की जाती है। अब पोस्ट सर्जिकल केयर से जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। पोस्ट सर्जिकल केयर से भयंकर क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं पोस्ट सर्जिकल केयर से? सुनिएगा। सबसे पहली चीज, सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल केयर, तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट, टू प्रिवेंट एपिस्टेक्सिस। क्योंकि आपने सर्जरी की है, आपने नेजल म्यूकोजा को इधर से उधर हिलाया है, तोड़ा है, मरोड़ा है, तो क्या हो सकती है? एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग हो सकती है। तो टू प्रिवेंट एपिस्टेक्सिस, या मैं बोलूं तो टू प्रिवेंट रिकरेंट डेविएशन, दोबारा डेविएशन ना हो जाए सर्जरी के बाद, अभी भी सर्जरी की है, अभी तुरंत डेविएशन ना हो जाए, तो तुरंत वापस डेविएशन ना हो जाए या एपिस्टेक्सिस ना हो जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए हम दो काम करते हैं। एक तो नेजल पैकेजिंग, जी हां, एक तो नेजल पैकेजिंग लगाई जाती है, और नेजल पैकेजिंग के साथ साथ नेजल स्प्लिंट भी लगाया जाता है। दो चीजें लगाई जाती है बेटा जी, ताकि एपिस्टेक्सिस ना हो और दोबारा डेविएशन ना हो, इसलिए नेजल पैकेजिंग और नेजल स्प्लिंट लगाया जाता है। क्या होता है नेजल पैकेजिंग, क्या होता है नेजल स्प्लिंट? देखिएगा, एक डायग्राम से क्लियर करते हैं डियर, नेजल पैकेजिंग और नेजल स्प्लिंट के बारे में। ये
सेप्टोप्लास्टी के बाद में नोज की इस ब्रिज के ऊपर एक छोटा सा स्प्लिंट लगा दिया जाता है, एक हार्ड चिमटी लाइक स्ट्रक्चर लगा दी जाती है जो इससे हिलने डुलने नहीं देती, पिचका के रखती है। उस चीज को कहा जाता है नेजल स्प्लिंट, और ये 1 वीक तक के लिए लगा के रखा जाता है, 7 दिन तक के लिए लगा के रखा जाता है। दूसरा देखिएगा बेटा जी, ये एक एनिमेटेड डायग्राम है जिसमें नेजल कैविटी के अंदर ये देखिएगा एक रिबन लाइक गोज ठूस दिया गया। जी हाँ, क्वेश्चन भी यही है कि नेजल कैविटी को पैक करने के लिए कौन सा गोज काम में लिया जाता है, तो आपका जवाब होगा रिबन गोज। बिल्कुल सही कहा, गोल रिबन जैसा होता है, ये देखिएगा एक रिबन जैसा होता है, इस गोज है, लंबा गोज है, रिबन जैसा, इसे रिबन गेज कहते हैं। और इससे इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उससे बायोनेट फोर्सेप कहते हैं, दैट इज नोन एज बायोनेट फोर्सेप। बायोनेट फोर्सेप की मदद से रिबन गोज नेजल कैविटी में डाला जाता है। अब काम की चीज सुनिएगा, जब ये डालते हैं तो एक चीज हमने देखी कि सर बहुत बार गोज म्यूकोजा के चिपक जाता है, स्किन के चिपक जाता है, फिर जब हटाते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, टिश्यू खुड़ जाता है। तो यहां पर भी तो ये हो सकता है कि आपने रिबन गोज अंदर डाला, अगर रिबन गोज नेजल म्यूकोजा से चिपक गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये गोज डालने से पहले इससे पेट्रोलियम जेली में सोक किया जाता है, भिगोया जाता है। पेट्रोलियम जेली में भीगा हुआ रिबन गोज डाला जाता है ताकि गोज नेजल म्यूकोजा के एडेसिव ना हो, चिपके नहीं, ठीक है, अटैच ना हो। बिल्कुल क्लियर है। दूसरी एक घटना और सुनिएगा, एक चीज हमने बहुत बार देखी होगी कि जब कभी भी कहीं टिश्यू डैमेज होते हैं तो टिश्यू बनते हैं तो हीलिंग होती है, फाइब्रस टिश्यू। अगर फाइब्रस टिश्यू अलग अलग जगह एबनॉर्मल जगह जुड़ गए तो उसे क्या कहते हैं, एडेशन या सिनेकी कहते हैं। इसका मतलब नोज में इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर फाइबर जुड़ सकते हैं, यानी नोज में भी एडेशन या सिनेकी हो सकते हैं। तो रोकने के लिए क्या किया जाएगा, रोकने के लिए नेजल ये गोज रिबन गोज डालने से पहले बेटा जी याद रखिएगा माइटोमाइसिन एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसरस ड्रग्स होती है। आप एंटी कैंसरस ड्रग्स जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ग्रुपिंग आएगी, उस ग्रुप में एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम होता है माइटोमाइसिन। माइटोमाइसिन के कुछ ड्रॉप्स नेजल कैविटी में डाल दिए जाते हैं और माइटोमाइसिन एडिशन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, ये वर्ड याद रखिएगा। इसलिए 2 चीजें आपने काम में ली, एक तो पेट्रोलियम जेली से इसे सॉक किया और दूसरा माइटोमाइसिन की ड्रॉप्स डाली ताकि एडिशन फॉर्मेशन ना हो। अब काम की चीज सुनिएगा, जब नोज में ये लगा दिया जाएगा तो पेशेंट ब्रीथिंग किधर से करेगा, ब्रीथिंग करेगा ओरल। बिल्कुल सही कहा, पेशेंट को ओरल ब्रीथिंग के लिए कहा जाएगा। सर पेशेंट को अगर कफिंग आई तो आज छी गोज बाहर आ जाएगा, नहीं, पेशेंट को कहना है कि ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग ओरल कफिंग और स्नीजिंग करें, नेजल कफिंग और स्नीजिंग ना करें। कफ और स्नीज का जो फोर्स है वो मुंह से बाहर आना चाहिए, ये उसे एजुकेशन दी जाएगी। सर अगर वो ब्रीथिंग करेगा, ओरल ब्रीथिंग करेगा तो उसकी ओरल कैविटी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए उसे बार बार फ्रीक्वेंट ओरल केयर के लिए कहा जाता है कि ओरल केयर करे फ्रीक्वेंट, ताकि ओरल केयर कैविटी को ड्राइनेस से बचाया जा सके। और काम का क्वेश्चन निकल के आता है, सर अगर ओरल ब्रीथिंग कर रहा है, पीछे ये कर रहा है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पता ही नहीं, और तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर ही अंदर एपिस्टेक्सिस हो रही है। देखो बेटा, अगर या तो एपिस्टेक्सिस होगी तो बाहर विजिबल हो जाएगी, और विजिबल नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। उसका सिंपल सा एग्जांपल है, पेशेंट उस ब्लड को क्या करेगा, पीछे से वो पोस्टीरियर नर्व से होके फेरिंग्स में जाएगा तो पेशेंट उसे स्वालो करेगा। जी हां, बार बार स्वालो करना है, इनफ्रीक्वेंट नहीं, फ्रीक्वेंट स्वालोविंग, बार बार स्वालो करना। बार बार अगर पेशेंट किसी चीज को स्वालो कर रहा है तो मान के चलिएगा वो ब्लड है। इस केस में टॉन्सिलेक्टोमी के केस में, लैरिंजेक्टोमी के केस में, नोज की सर्जरी के केस में, ओरल कैविटी की सर्जरी के केस में अगर कोई पेशेंट बार बार स्वालो करता है, फ्रीक्वेंट स्वालोविंग करता है, तो मान के चलिएगा कि वो ब्लड को खटक रहा है। तो इस तरह पता लगा लेंगे। आगे की बात, फिर क्वेश्चन निकल के आता है, सर ये कितने दिनों तक रहेगा। देखिएगा बेटा, नेजल स्पंज जो आपने डाला है, ठीक है, उससे तो 1 दिन के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो स्प्लिंट है वो कितने दिनों तक रखना है, 7 डेज तक रखना है। चलिए, जब बाहर निकालेंगे तो सर दर्द नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। दर्द से रोकने के लिए आधा घंटे पहले एनाल्जेसिक दिया जाएगा, आधा घंटे पहले एनाल्जेसिक दिया जाएगा और फिर निकाला जाएगा, याद रखिएगा। निकालने के बाद जेल लगा दिया जाएगा ताकि वो जगह सरफेस चिकनी बनी रहे, उखड़े नहीं और डैमेज ना हो और एपिस्टेक्सिस स्टार्ट ना हो। एक काम की चीज,
क्या सर गोज निकालते ही मामला सेट हो गया? क्या नहीं, अभी हीलिंग होने में टाइम लगेगा। इसलिए आने वाले 4 से 6 वीक, जी हाँ 1 से 1.5 महीने तक पेशेंट को स्विमिंग से मना किया जाता है, पेशेंट को वलसेल्वा लगाने से, वेट लिफ्टिंग करने से, भारी भरकम काम करने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये सारे पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं बेटा जी। ये रहा आपका गोज, रिबन गोज। नेजल पैकेजिंग और नेजल स्प्लूटम लगाया गया है, एंड नेजल पैकेजिंग इज फॉर 1 डे, एक दिन के लिए, जबकि इट इज फॉर 1 वीक, एक वीक के लिए लगाया जाता है। अब काम की चीज सुनिएगा, जब ये लगा ही दिया गया है तो पल्स ऑक्सीमेट्री लगा के रखनी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी पल्स ऑक्सीमेट्री, ताकि हम उसके सैचुरेशन का पता लगा सकें कि भैया नाक बंद करने से ढंग से ब्रीथिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट, इफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर ब्लीडिंग हो रही है तो देयर विल बी फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट नहीं, फ्रीक्वेंट स्वॉलोइंग, लगातार बार बार पेशेंट क्या करेगा? निगलेगा। क्लियर है? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए पेशेंट को? एजुकेट फॉर ओरल ब्रीथिंग, पेशेंट को ओरल ब्रीथिंग के लिए कहा जाता है। देन पेशेंट को कफिंग एंड स्नीजिंग विथ ओपन माउथ, उसे कहा जाता है कि जो कफिंग और स्नीजिंग बाई चांस आए तो ओपन माउथ, बाकी तो अवॉइड करना है, आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आ ही गई है तो ओपन माउथ कफिंग एंड स्नीजिंग करनी होती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट, नेजल पैकेजिंग काहे से की जाती है वो भी देख लेते हैं। नेजल पैकेजिंग बाय रिबन गोज, रिबन गोज से नेजल पैकेजिंग की जाएगी। नेक्स्ट, गोज सोक्ड होना चाहिए किसके अंदर? पेट्रोलियम जेली में। पेट्रोलियम जेली में सोक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एडेशंस, एडेशन फॉर्मेशन को रोकने के लिए माइटोमाइसिन ड्रॉप्स, माइटोमाइसिन ड्रॉप्स डालनी है नोज में बिफोर इंसर्टिंग गोज, गोज डालने से पहले नोज में माइटोमाइसिन ड्रॉप्स डाल देनी है, नेजल ड्रॉप्स, जिससे कि वहां एडिशंस का फॉर्मेशन ना हो। ये काम की चीज सुनिएगा। पेशेंट को पोजीशन कौन सी देके रखेंगे? पोस्ट सर्जिकल। देखिएगा, पोस्ट सर्जिकल पोजीशन, पेशेंट के कौन से हिस्से की सर्जरी हुई है? नोज की, यानी हेड पोर्शन की, तो बेड का हेड एलिवेटेड होना चाहिए, याद रखिएगा, हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन। अगर एडिमा को रोकना है, टू प्रिवेंट एडिमा, कभी भी इंजरी लग जाए, कभी कहीं सर्जरी हो, उस पार्ट को 24 घंटे तक हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन में रखना चाहिए ताकि वहां एडिमा नहीं होगा। नेक्स्ट, बिफोर एनाल्जेसिक 30 मिनट्स बिफोर रिमूवल ऑफ कोच, एनाल्जेसिक्स 30 मिनट्स बिफोर रिमूवल ऑफ गोज। गोज को रिमूव करने से 30 मिनट्स पहले, याद रखिएगा, क्या किया जाएगा? एनाल्जेसिक्स दिए जाएंगे। आगे पते की बात करते हैं। नेक्स्ट, एजुकेट क्लाइंट टू अवॉइड वलसेल्वा, कि वलसेल्वा नहीं लगाना है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है,
स्विमिंग नहीं करनी है, कब तक नहीं करनी है? तो जवाब आएगा 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 सप्ताह तक ये चीजें उसे अवॉइड करनी है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस तरह पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ किसका? आपके डीएनएस का, चाहे नोज की कोई भी सर्जरी हो। एक चीज और, आफ्टर रिमूवल ऑफ गोज, अगर गोज रिमूव हो गया है, आफ्टर रिमूवल ऑफ गोज अप्लाई लुब्रिकेंट इन नोज, लुब्रिकेंट जेली लगा दी जाती है नोज में, ताकि नोज में क्रस्टिंग ना हो, पपड़ी ना बने, ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो, नोज सॉफ्ट बना रहे, इसलिए लुब्रिकेंट जेल लगा दिया जाता है। इसी के साथ कंप्लीट होता है बेटा जी आपका डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम।